गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो साइंस का टॉपिक है और यूनिट 2 है। यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो आज जो शुरू हुई है वो है यूनिट आपकी 2। ठीक है, और यहाँ पे टॉपिक का जो नाम है वो अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, इस यूनिट में हम ये समझेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, ठीक है, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। ठीक है, इन 3 पॉइंटों को हम इस यूनिट में कवर करेंगे। जिनके पास नोट्स नहीं है वो इसमें से नोट्सों को बना सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके। ठीक है भी, तो यहाँ पे जो आपके इस साल जो क्वेश्चन आया है वो आपके इन्हीं नोट्सों में से आया है। तो ये नोट्स आपके बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नोट्स है। ठीक है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, सारे ही आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में सीधे सीधे देखने के लिए मिलेंगे। इस यूनिट से जो क्वेश्चन आया है वो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आया है। ठीक है, इस यूनिट से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, 1 नंबर की आपकी आनी है ओटी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक बार आप चेक भी कर सकते हो। यहाँ से आपके 1 नंबर की 2 नंबर की आपकी ओटी आएंगी। कितने नंबर की ओटी आएंगी? 2 नंबर की। तो 4 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर की ओटी, कुल मिला के ये यूनिट हो जाती है आपकी 6 नंबर की। कितने नंबर की हो जाती है यूनिट आपकी? 6 नंबर की यूनिट हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लोग आज पहली बार साइंस की क्लास में आए हैं, आज आपकी मैथ की क्लास नहीं है, आज आपकी मैथ की टाइम पे आपकी साइंस की क्लास है, इंपोर्टेंट क्लास है आज की। तो जो लोग आज पहली बार आए हैं वो सबसे पहले तो साइंस की क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जो पहली बार क्लास को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और साइंस की क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि जो इस साल आपका जो क्वेश्चन आया है 2020 में और 4 नंबर का जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन देखो। सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा है वो वाला, तो वो जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपका आया था विरंजक चूड़। क्या आया था आपका? विरंजक चूड़। ये जो पॉइंट है ना, अब ये दूसरा वाला पॉइंट, ये आपके 2020 में क्वेश्चन आया है और कितने नंबर में आया है? 4 नंबर में। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे लिख के आया था, क्योंकि मेरे पास पेपर भी है प्रीवियस साल का जो अभी इस साल हुआ है 2020 में। जिन विद्यार्थियों ने पेपर दिया होगा उनसे आप पूछ सकते हो, ये क्वेश्चन आपका आया था। तो क्वेश्चन ये था कि विरंजक चूड़ का, क्वेश्चन क्या था? विरंजक चूड़ का, ये आपका क्वेश्चन था 2020 में। विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम कोमा सूत्र कोमा 2 उपयोग लिखो। तो ये क्वेश्चन आपके इस साल आया है 2020 में और 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपके आया था। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन एक भी आपको एक्स्ट्रा नहीं कराया जाएगा। इन नोट्सों में से आपको टोटली क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है, ऐसे अपन कहते हैं रासायनिक नाम, जो कि CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो विरंजक चूड़ का क्या होता है? निर्माण होता है। ये आपका सूत्र है। ठीक है, ये आपके 4 उपयोग दिए हैं, लेकिन एग्जाम में हमेशा कितने उपयोग पूछे जाते हैं? 2 उपयोग। तो 4 दिए हैं, आप कोई से भी 2 उपयोग याद कर सकते हो। तो ये आपके 2020 में इस साल 4 नंबर में क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, इंपोर्टेंट नोट्स हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, और क्लास में देखते हैं सबसे पहले जो आपसे ये टॉपिक का नाम है वो टॉपिक है आपका क्या है भाई? अम्ल, क्षारक और लवण। तो सबसे पहले समझते हैं कि अम्ल होते क्या हैं। तो अम्ल जो होते हैं वो आपके स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। पहला पॉइंट तो आपका यही बनता है कि अम्ल के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए ओटी के लिए, कि अम्ल स्वाद में डॉट 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 होते हैं। तो पहला पॉइंट आप ये नोट कर सकते हो, कॉपी में सारे पॉइंट नोट कर सकते हो कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आता है? ये पॉइंट आपके ओटी के लिए काम आते हैं। दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट आपका निकल के आता है, ये नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? रेड कलर में बदल देते हैं। लिटमस पेपर आप जानते हो एक रोल टाइप का एक पेपर आता है, ठीक है, जो अन्य कलर मतलब कई तरह के कलरों में आपको मिल जाएगा मार्केट में। तो अगर उसमें
आप अम्ल मिलाते हो, उस पेपर में आप अम्ल को मिलाते हो या अम्ल में उस पेपर को डालते हो, तो वो आपका जो कलर है, जो नीला कलर है आपका पेपर का, वो कैसा हो जाता है, आपका लाल हो जाता है। ये पॉइंट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ओटी के लिए। भाई हमें कैसे पता चलेगा, कोई मान के चलो सूत्र लिख के आया है, हम कैसे पहचाने कि ये अम्ल है या क्षार है? तो यहाँ पे अम्ल और क्षार पहचानने के लिए उसमें क्या आपको मिलेगा, हाइड्रोजन आयन मिलेगा, मतलब H प्लस आयन आपको मिलेगा। तो आप समझ जाना कि वो हमारा क्या होता है, अम्ल होता है। तो यह पॉइंट भी लिखा है कि ये जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है कि एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा होता है। तो सीधे से पता चल रहा है एसिड का मतलब होता है खट्टा, ठीक है। और यहाँ पे अम्ल स्वाद में होते भी कैसे हैं, खट्टे होते हैं। तो ये पॉइंट हो चुके हैं आपके अम्ल के। उसके बाद हम देखेंगे कुछ प्रबल अम्ल के उदाहरण देखेंगे, कुछ दुर्बल अम्ल के उदाहरण देखेंगे। प्रबल अम्ल का सबसे पहला उदाहरण क्या है, HCl। हिंदी में इसका नाम मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सभी लोग लिख सकते हो कि HCl का हिंदी में नाम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि HCl का हिंदी में नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप हिंदी में लिख सकते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद देखोगे आप H2SO4 सबसे प्रबल अम्ल है ये H2SO4। इसे क्या कहते हो, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका दूसरा नाम भी होता है, या ये ऐसे भी पूछा जाता है, इसे आप अम्ल राज के नाम से भी जानते हो, अम्लों का राजा, ठीक है। तीसरा जो है आपका HNO3, ये होता है आपका नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है ये, नाइट्रिक अम्ल होता है ये आपका, ठीक है। तो ये आपका नाइट्रिक अम्ल होता है। ये हो गए आपके सारे ही प्रबल अम्ल, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो हाइड्रोजन आयन मिल रहा है, ठीक है, H प्लस आयन आपको मिल रहा है। ये प्रबल अम्ल है, सब में H है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन से हैं आपके, ये आपके अम्ल होते हैं जिनमें H प्लस आयन आपको मिलता है, जो कि प्रबल है। उसके बाद देखोगे कि दुर्बल अम्ल कैसे होते हैं। दुर्बल अम्ल आप अगर देखोगे तो दुर्बल अम्ल का उदाहरण CH3COOH, ठीक है, जिसे आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हो, या आप दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हो लैक्टिक अम्ल, और तीसरा है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्हीं में से आपको एग्जाम में सीधे सीधे ओटी मिलेगी देखने के लिए। तो जिनके पास नहीं है वो नोट भी कर सकते हो, यूनिट 2, ठीक है, चैप्टर जो 2 है आपका। उसके बाद आप अगर देखोगे कि सांद्र अम्ल क्या होते हैं, ओटी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है ये सांद्र अम्ल, क्योंकि आपसे एक शब्द में पूछा जा सकता है। मैंने आपके ये वाले नोट्स वैसे ही क्रिएट किए हैं जैसे आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सांद्र अम्ल की परिभाषा लिखे एक शब्द में। तो आंसर क्या होगा, जिस अम्ल अधिक मात्रा में होते हैं। कहने का मतलब ये कि जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, सांद्र अम्ल। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका कहने का मतलब क्या है परिभाषा का, कि जिसमें मान के चलो आपने कोई प्रयोग किया, उसमें आपने कोई अम्ल डाल दिया, मान के चलो H2SO4। अब इसमें अगर हमने अम्ल डाला है तो इसमें हमने पानी की मात्रा को बहुत कम लिया है, और जो अम्ल है उसकी मात्रा को बहुत ज्यादा लिया है। तो यहाँ पे अगर जल की मात्रा, मान लो इस पात्र में कुछ ना कुछ जल भरा होगा, ठीक है, जल की मात्रा हमने कम ली है और जो अम्ल भरा है उसकी मात्रा हमने ले ली ज्यादा, तो वो हमारा कैसा होगा, सांद्र अम्ल होगा। कैसा होगा भाई, सांद्र अम्ल होगा। अब आपके दो तरीके के अम्ल होते हैं, जैसे कि आपको जो H2SO4 है वो आपका सांद्र अम्ल भी होता है और तनु अम्ल भी होता है, ठीक है, जिसे आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हो, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हो, ठीक है, जो कि आपका H2SO4 है। आपने ये जो आपने पढ़ा है, ठीक है, आपको ये दिख रहा है H2SO4। उसके बाद देखोगे कि तनु अम्ल कौन से होते हैं। तनु अम्ल क्या होते हैं, जिसमें अम्ल की मात्रा तो आपकी अल्प होती है, मतलब कम होती है, और जल की मात्रा आपकी कैसी होती है, अधिक होती है, ठीक है। तो तनु अम्ल वे होते हैं जिनमें अम्ल कम होता है और जल ज्यादा होता है, तो वो हमारा कैसा होता है, तनु अम्ल होता है। परिभाषाओं को आप नोट कर सकते हो, ठीक है।
क्योंकि ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके अम्ल के बारे में। अब दूसरा पॉइंट जानते हैं हम। दूसरा पॉइंट क्या होता है? क्षारक। क्षार में देखते हैं क्या क्या होते हैं। जैसे कि अम्ल होते हैं स्वाद में आपके खट्टे, तो क्षार के लिए पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आपके सारे ओटी के लिए, ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। तो खट्टे भी नहीं होते, मीठे भी नहीं होते, कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। देखो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आपने अम्ल में क्या पढ़ा? आपने अम्ल में पढ़ा था कि ये देखो, अम्ल में दूसरा पॉइंट आपने क्या पढ़ा था? ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। इसी का अपोजिट हटा जाए, ये लाल लिटमस को क्या में बदल देते हैं? नीले में बदल देते हैं। तो अगर आपको एक याद है, दूसरा आपको वैसे याद हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ तीसरा पॉइंट क्या था ऊपर वाले में, कि ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्षार में क्या होगा? ये जलीय विलयन में कौन सा देते हैं? OH- आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? OH- आयन देते हैं। उसके बाद देखेंगे आप कि यहाँ पे आप देखोगे प्रबल क्षारक कौन कौन से। प्रबल क्षारक के आपके 3 एग्जाम्पल हैं। ठीक है। प्रबल क्षारक में आपका क्या है? सबसे पहले NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH को क्या कहोगे? पोटेशियम, क्योंकि K को पोटेशियम कहते हैं, आपको याद करवाए गए थे। पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो NaOH है वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो KOH है वो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और जो है जो CaOH का ट्वाइस, तो ये कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड है। इसका नाम क्या है तीसरे वाले का? कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, आप नाम कॉपी में नोट भी कर सकते हो। ये हैं आपके प्रबल क्षारक। भाई हमें कैसे पता चल रहा है कि ये क्षारक हैं? क्योंकि आपको एक पॉइंट पता है। क्या पता है आपको? कि जो क्षारक होगा वो क्या देता है? OH आयन देता है। तो यहाँ देखो OH मिल रहा है, यहाँ देखो OH मिल रहा है, यहाँ देखो OH मिल रहा है। तो ये कैसे होंगे? ये हमारे क्षारक होंगे। उसके बाद आएगा ध्रुवल क्षारक। ध्रुवल क्षारक है आपका NH4OH। OH इसमें मिल रहा है तो ये क्षारक है। इसका नाम होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये थे आपके कुछ क्षारक। अब आप देखोगे जो क्षार होते हैं, सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट, क्षार जो होते हैं इंग्लिश में कहते हैं एल्कली मैटर, जो क्षार धातुएं होती हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो जल में घुल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जल में घुलनशील क्षारक कहते हैं। जैसे कि NaOH का आप दूसरा नाम देखोगे तो ये होता है नमक। नमक क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि जल में घुल जाता है। ठीक है, तो ये 3 आपके एग्जाम्पल हैं। इन 3 एग्जाम्पल को आप जरा ध्यान में रखेंगे। ठीक है भाई, तो आप इनको याद रखोगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। KOH जो होता है वो भी जल में घुलनशील होता है। उसके बाद देखोगे आप लवण। लवण को कहते हैं सॉल्ट। तो यहाँ पे लवण जो है वो अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होती है। अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराओगे तो आपको एक लवण प्राप्त हो जाता है, जिसे आप कहते हो NaCl, जो कि होता है आपका नमक, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो कि जल में कैसा होता है? घुलनशील होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपको जो सूत्र दिए गए हैं उन्हें आप याद कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे सूचक क्या होते हैं? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदला जाता है। ये इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप यहाँ तक याद करोगे। नोट्स को आप कॉपी में नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अपनी कॉपी में तरीके से आपके एक एक पॉइंट बाई नोट दिए गए हैं। अब देखो जरा, सूचक होता है तो सूचक के प्रकार क्या होते हैं। यहाँ से आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट स्टार्ट होंगे। सूचक के प्रकार, नंबर 1 क्या होता है? प्राकृतिक सूचक, जो प्रकृति में होते हैं। नंबर 2 क्या होता है? कृत्रिम सूचक, जो मनुष्य के द्वारा होते हैं। नंबर 3 क्या होता है? गंधीय सूचक, जिनमें गंध आती है।
तो प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? ये पौधों में पाए जाते हैं। लिटमस, लाल, पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया, पौधे की फूल या हल्दी, ये हमारे प्राकृतिक सूचक हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट है, पूछे जाते हैं प्राकृतिक सूचक के उदाहरण लिखें। ठीक है। कृत्रिम सूचक कौन कौन से हैं? ये रासायनिक पदार्थ हैं। मेथिल ऑरेंज मोस्ट इंपोर्टेंट। कृत्रिम सूचक डॉट 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 होता है, रिक्त स्थान में पूछा जाता है, मेथिल ऑरेंज। या दूसरा है फिनोप्थिलीन। आप दो एग्जांपल याद कर सकते हो, ये रिक्त स्थान में आपके पूछा जाता है, रिक्त स्थान में। ठीक है भाई। कैसे पूछा जाता है कि कृत्रिम सूचक डॉट 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 होता है, तो आप दो एग्जांपल में से कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, मेथिल ऑरेंज या फिनोप्थिलीन। गंधी सूचक क्या हो सकते हैं? इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज की गंध, लौंग तेल की गंध। ठीक है भाई, तो लौंग का तेल होता है उसकी गंध, तो ये आपके गंधीय सूचक होते हैं। अब जरा देखोगे कि प्राकृतिक सूचक में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं। प्राकृतिक सूचक में अगर लिटमस होता है आपका, वो क्या करता है? अम्ल के साथ लाल रंग देता है, क्षार के साथ नीला रंग देता है। ये जो आपको जो बना के दिया गया है चार्ट, ठीक है, ये चार्ट आपके बहुत काम आए, इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, तो ये आपको पूरा याद करना होगा। देखो मैं बताऊं कौन कौन से याद करोगे आप। पहला आप ये कर लोगे लिटमस वाला एक, जो कि अम्ल के साथ लाल होता है, क्षार के साथ कैसा होता है? नीला। दूसरा आप क्या करोगे? फिनोप्थिलीन करोगे। फिनोप्थिलीन क्या होता है? अम्ल के साथ रंगहीन होता है, क्षार के साथ कैसा होता है? गुलाबी होता है। मेथिल ऑरेंज करोगे, अम्ल के साथ लाल होता है, क्षार के साथ पीला होता है। ठीक है, उसके बाद आपको एक करना होगा इसमें से लास्ट वाला, वेनिला। वेनिला में गंध समान रहती है, कोई गंध नहीं आती। तो ये 3 पॉइंट ही आपको याद करने हैं। ठीक है, बाकी कोई पॉइंट इसमें से याद नहीं करने हैं आपको। उसके बाद देखोगे अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, 2013 में आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण लिखें। तो धातु की क्रिया के साथ, देखो रासायनिक गुण में कौन नंबर पहला है? सबसे पहले काय से क्रिया कराओ? धातु की। तो अम्ल के साथ अगर आप धातु की क्रिया कराते हो, हमने लिया अम्ल और धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें पता है लवण बनेगा। क्योंकि आपको पता है, आप अभी लवण का ऊपर पढ़ के आए हो पॉइंट। क्या पढ़ के आए हो लवण का? लवण अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो अम्ल और क्षार की अगर तुम अभिक्रिया कराओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? लवण प्राप्त होगा। अब यहाँ जो आपका जो पॉइंट है, उसमें आपसे ये तो कहा गया है कि अगर अम्ल के साथ धातु की क्रिया कराओगे, कोई भी क्षार धातु ले लो या कुछ भी करो, तो आप क्या प्राप्त होगा? लवण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? लवण आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे अम्ल लिया हमने HCl। देखो मैं आपको रिएक्शन करके भी समझाता हूँ कि अम्ल हमने लिया HCl। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। धातु ली हमने Zn। Zn का नाम बताओ क्या होता है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताओ, Zn का हिंदी में नाम क्या होता है? तो होता है जिंक। तो आपको पता है कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, प्लस वाला माइनस से जाता है, तो ZnCl क्या बनेगा? ZnCl, क्योंकि प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा। बाकी बच्चा आपका क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कभी एक नहीं बचे, तो H2 होगा, जो कि गैस होती है, बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ हाइड्रोजन देखो कितनी है? 2। यहाँ हाइड्रोजन कितनी है? 1। तो यहाँ पे कितनी कर दो? 2 लगा दो। अब यहाँ आपने देखे कि 2 तो हाइड्रोजन हो गए और 2 ही क्या हो गए आपके? Cl। तो यहाँ पे Cl कितने? 1। तो यहाँ 2 लगा दो, तो Cl भी आपके 2 हो गए। तो ये रिएक्शन संतुलित हो चुकी है। कैसी हो चुकी है? संतुलित हो चुकी है। अब उसके साथ आप देखोगे दूसरा एग्जांपल क्षार के साथ। तो क्षार के साथ आपने क्षार लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे कहते हो। कैसे पता चला क्षार है? क्योंकि इसमें OH है। इसमें कैसे पता चला अम्ल है? क्योंकि इसमें H है। तो NaOH की क्रिया आप Zn से अगर कराओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? NaZnO2 प्लस के H2 आपका कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। आप रिएक्शन एक बार देख सकते हो। मैं रिएक्शन आपको दोबारा से करके बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन होगी वो क्या होगी। तो देखें जरा ये वाली रिएक्शन। आप सबसे पहले लिया हमने NaOH की क्रिया हमने कराई Zn, आपका बनेगा Na2 प्लस ZnO2। तो यहाँ पे देखो Na कितनी है? 2। तो यहाँ कितनी लगा दो? 2। ये रिएक्शन थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी होगी, 2-3 बार करोगे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखोगे आप क्या एक केवल बच रहा है आपका हाइड्रोजन गैस, क्योंकि एक H ही बच रहा है। ठीक है,
तो हाइड्रोजन गैस आपकी कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। क्या नाम होता है इसका, सोडियम जिंकेट। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस पे ये दिया गया है आपका पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट क्या होता है, हाइड्रोजन गैस से नियत। ये आपको वैसे याद करना नहीं है, इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है, टाइपिंग हो गया है टाइप, लेकिन ये इंपोर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या है, धातु कार्बोनेटों तथा धातु बाइकार्बोनेटों की अभिक्रिया। आगे इस टॉपिक में आता है धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले हमने लिया धातु कार्बोनेट को काय के साथ लिया, अम्ल के साथ। फिर हम क्या लेंगे, धातु बाइकार्बोनेट को लेंगे किसके साथ, अम्ल के साथ। तो दोनों एक एक करके क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया धातु अम्ल लिया, अम्ल आपको पता है HCl, और HCl हमें कैसे पता चल रहा है अम्ल, क्योंकि यहाँ H है। धातु कार्बोनेट आपको एग्जाम्पल याद रखना होगा, Na2CO3, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है उसका है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका जो नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। आप क्रिया कराओगे तो आपको ये पता है कि ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। प्लस वाला हमेशा माइनस से क्रिया करेगा, तो ये Cl जो है वो Na से क्रिया करेगा, तो क्या बनेगा, NaCl। अभी आप इन संख्याओं को मत देखो, ये संख्या हम बाद में रिएक्शन बराबर कर लेंगे संतुलित। देखो पहले क्या है, HCl की रिएक्शन कराना है आपको Na2CO3 से। आपको पता है कि NaCl बनेगा, क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस और माइनस, प्लस वाला हमेशा माइनस से क्रिया करेगा। बाकी आपका क्या है, बाकी आपका बचा है CO3। तो CO3 आपको ध्यान रखना है कि जो CO3 होता है वो हमेशा आपका CO2 में टूटता है और ऑक्सीजन में टूटता है। तो CO3 है वो हमारा बनेगा CO2। ठीक है, क्या बनेगा हमारा, वो CO2 बनेगा, CO2। उसके बाद आपका क्या बचेगा, देखो यहाँ से एक ऑक्सीजन बचेगा, क्योंकि 3 थे 2 ही लिए। यहाँ से एक बचेगा आपका हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन आपका बचा है जो कि बनेगा आपका H2O, जल होता है। ये क्या होता है, जल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखो जरा आप, Na कितने हैं आपके, 2 है, तो यहाँ पे कितने लगा दोगे, 2 लगा दोगे, रिएक्शन आपकी हो जाएगी संतुलित। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, हाइड्रोजन कितने हैं आपके, 2 है, तो यहाँ कितने लगा दो, 2 लगा दो। तो ये रिएक्शन आप ये वाली नोट करना, ठीक है, ये हमने आपको समझाई है। उसके बाद देखोगे कि अम्ल की क्रिया कैसे कराएंगे, धातु बाइकार्बोनेट से। तो जैसे आप धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया कराओगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो HCl की क्रिया, ये देखो ये प्लस और ये आपका माइनस, ये प्लस और ये माइनस। आपको पता है कि Na तो Cl से क्रिया करेगा, तो NaCl बन जाएगा। CO3 अभी बताया था, CO2 में टूटेगा। बाकी एक H बचा, एक H ये रहा, तो H 2 बचे हैं आपके। और यहाँ ऑक्सीजन हमने 2 लिए हैं, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन भी बचेगा आपका, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है। कितनी है, 3 है, ये 2 लिए हैं यहाँ पे, एक ऑक्सीजन बचेगा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके ऑक्सीजन, H2O। तो ये कुछ आपकी रिएक्शन थी जो कि इंपोर्टेंट फैक्ट थी, ये आपके कभी एग्जाम में तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हमने समझा दी। ठीक है भाई, उसके बाद देखोगे यहाँ पे जो आपका है अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल प्लस क्षारक आपस में परस्पर अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनेगा, और क्या बनेगा, जल बनेगा। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे, लवण तो बनता ही है, और जल आपस में बन के निकल जाएगा बाहर। ठीक है, जो कि जल होता है आपका H2O। उदासीनीकरण अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, आपको एग्जाम के लिए याद करके जानी है। क्या होती है, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है, तो वह क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। फैक्ट क्या क्या है इसका, जैसे हमने एक लिया भाई, ये क्या है, NOH। अब यहाँ बताओ ये अम्ल के क्षार है, कमेंट में बताओ ये अम्ल के क्षार है, तो ये है भाई हमारा क्षार, क्योंकि OH दिख रहा है। ये क्या है, अम्ल के क्षार, तो ये हमारा अम्ल, क्योंकि H दिख रहा है। क्रिया कराओगे आपको पता है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस वाला कैसे क्रिया करेगा, माइनस से, तो NaCl बनेगा। बाकी एक हाइड्रोजन जीरा, एक हाइड्रोजन जीरा, 2 हाइड्रोजन है, एक क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो H2O बन जाएगा। ठीक है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सी है। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखना है, तो उसके बाद आप देखोगे अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, धात्विक ऑक्साइड की अगर अम्ल के साथ क्रिया करते हो तो वही बनेगा लवण प्लस जल। धात्विक ऑक्साइड हमने ले लिए CuO, कॉपर ऑक्साइड, जिसका नाम होता है कॉपर ऑक्साइड। HCl बताओ ये अम्ल के क्षार, तो ये है अम्ल, क्योंकि हाइड्रोजन दिख रहा है। क्रिया आपको पता है कैसे होनी है, पहले वाला प्लस दूसरे वाला माइनस, पहले वाला प्लस दूसरे वाला माइनस। आपको पता है प्लस कैसे क्रिया करेगा, माइनस से,
तो ये Cu माइनस वाले इससे क्रिया करेगा तो क्या बनेगा CuCl, और बाकी आपका H ये रहा, O ये रहा, तो क्या बनेगा H2O। बाकी रिएक्शन आप संतुलित कर सकते हो। देखो मैं एक बार फिर से आपको करके बता देता हूँ कैसे करके। CuO प्लस के HCl क्रिया कराओगे तो CuCl2 बनेगा प्लस के H2O बनेगा। यहाँ क्लोरीन कितनी है 2 है, यहाँ कितनी है 1 है, तो यहाँ कितने लगा दो 2, रिएक्शन संतुलित हो जाएगी। हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं 2। बाकी आप एग्जाम्पल देख सकते हो, कॉपर क्लोराइड को बनाने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है आपके रिक्त स्थान के लिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके क्वेश्चन थे। अब आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वो भी क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आई तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लास कैसी थी। अगर क्लास सही थी, अगर आप बताओगे तो आपकी यूट्यूब पे क्लास फिर से दोबारा से साइंस की स्टार्ट की जा सकती है। तो आपको करना क्या है, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लास कैसे लगी आपकी, ठीक है भाई।